लिखा है द्रास पीछे। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, क्योंकि आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। माननीय सुब्रत दास साहब और नरेन आप्टे जी, प्रोफेसर ल्यूडमिला मैम और डॉक्टर अरीना मैम और राहुल जैन साहब, रोहित जैन साहब, डॉक्टर सोनू सैनी साहब और हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी और प्रगति जी, संतोष जी, यानी आप सभी। ये तो नाम है, असल में मैं आप सभी के नाम लेना चाहता हूँ। आप सब, अभी ये मुझे ख्याल आया, हम कहते हैं कि इंसान मिट्टी का बना होता है। अकेली मिट्टी कोई चीज पैदा नहीं कर सकती। मिट्टी को किसी चीज के साथ मिलना होता है कुछ पैदा करने के लिए, जैसे पानी। पानी के साथ मिट्टी मिलती है तो सृजन होता है। हम मिट्टी हैं और मोहब्बत पानी है। आपका खुलूस, हिंदुस्तानी भारतीय समाज जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है रूस में, और रूस से ज़्यादा हमारे दिलों में। और अब नज़्मों का मौसम आ गया, या कह लीजिए नज़्मों का मौसम आ गई। ये ग्रामर की गलती नहीं है, व्याकरण की गलती नहीं है। ये मैंने इसमें लिखा भी है कि किताब जब किसी दूसरी भाषा में आती है, वो दोनों ही भाषाएं होती हैं। और मैम ने बताया भी, वो दोनों टापू होते हैं, अलग अलग जगह पे दो टापू होते हैं, और अनुवादक उनके बीच में पुल बनता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक पहली जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह आ जा सकते हैं। अब नज़्मों का मौसम आया, तो इस नज़्मों के मौसम ने किस तरह से शुरुआत की, ये मैं बहुत ही कम समय में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इंसान मिट्टी का तो बना ही होता है, पर मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है। और मिट्टी और मोहब्बत की मिकदार सब में बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत कम होती है। उन्हीं में से एक हमारे भाई साहब हैं, डॉक्टर इंद्रजीत जी। इन्होंने मेरी लगभग सब किताबें पढ़ी हैं, और एक दिन इन्होंने कहा कि ये किताब बड़ी अच्छी है, क्यों ना इसका रूसी में अनुवाद करवाया जाए। मैंने कहा जी, करवा लिया जाए। तो मुझे लगा ये कोई आई गई बात है, इनके मन में कोई ख्याल आया तो इन्होंने बोल दिया, और हर ख्याल का स्वागत होना चाहिए। अगर ख्याल अच्छा हो तो मैंने उस तरह से स्वागत किया ख्याल का। कुछ दिनों बाद इन्होंने कहा, मैंने आपकी किताब डॉक्टर सोनू सैनी साहब को दी है, वो पढ़ेंगे इस किताब को, वो उसका अनुवाद करने के लिए मैंने उनको बोला है। अब ये मैंने बताया नहीं किसी को। वो जो दिन गुजरे वो मेरे लिए एक इम्तिहान के दिन थे, कि मेरी किताब किसी एक अनुवादक के पास गई है। अनुवादक ये भी बोल सकता है मुझे अच्छी नहीं लगी किताब, तो जिसने वो किताब लिखी है उसके लिए किस तरह का वो इम्तिहान का समय था। अब फिर इनका फोन आया कि उन्होंने कहा कि मैं अनुवाद करता हूँ इस किताब का। किताब अनुवाद हुई, और अब आपके सामने जिस खूबसूरती के साथ, जिस मेहनत के साथ डॉक्टर सैनी साहब ने ये किताब अनुवाद की है, ये थोड़ा कुछ हो सकता है इसका जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस मेहनत के साथ उन्होंने किताब अनुवाद की वो आपके सामने है। मैं रूसी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं
अपनी वो नज़म जानता हूँ जो हिंदी में लिखी है। यहाँ रूसी में भी नज़म पढ़ी गई, रूसी में वो गीत भी गाया गया, लेकिन क्योंकि मैं अपनी नज़म को जानता हूँ, मुझे ऐसा लगा मुझे रूसी आती है और मुझे तो सारी की सारी नज़म याद है, ये सारी की सारी बात समझ में आ रही है मुझे। तो ये एक खूबसूरती होती है। अनुवाद परछाई होता है, अनुवाद अक्स होता है। जिस तरह से एक परछाई, एक प्रतिछाया, एक अक्स आपको किसी इंसान की याद दिला देता है। हम कहते हैं अरे तुम्हारा चेहरा तो वैसा है जैसा मेरे फलां दोस्त का है, या तुम्हारी शक्ल कितनी मेरे भाई से मिलती है या मेरे पड़ोसी से मिलती है। तो ये शक्लें मिलाने का काम अनुवादक करता है। साहित्य के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में, जैसा कि कहा जा चुका है कि नज़मों का, गीतों का, गज़लों का, यानी कुल मिला के पोइट्री का अनुवाद करना आसान नहीं होता। एक जी जा चुकी चीज को दोबारा से जीना आसान नहीं होता। ये उसी तरह की क्रिएशन होती है, ये रिक्रिएट करता है वो। जैसे मैम ने कहा भी कि ये लफ्ज दर लफ्ज अनुवाद नहीं है, ये मफहूम, ख्याल, जो एहसास, जिस बारीक धागे में बुने हुए एहसासों को हिंदी से रूसी में लाया गया है या पिरोया गया है, ये एक वो रेशम की कढ़ाई, वो तिल्ले की कढ़ाई जैसा काम है। एक टांका जरा से इधर का उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो ये आप रूसी समाज तक, रूसी लोगों तक, रूसी भाषा में हिंदुस्तानी एहसास पहुंचते रहे हैं और पहुंचे हैं और पहुंचते रहे। इस तरह की मेरी ख्वाहिश भी है और इस तरह की मेरी दुआ भी है। जब दो समाज आपस में बात करते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। तो ये भी एक तरीका है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे तक पहुंचने का, एक दूसरे की फीलिंग को समझने का, उनके एहसासों को समझने का कि किस तरह से, जैसे कहते हैं अगर कवि को जानना हो, अगर कवि को जानना हो तो उससे उतनी बात मत कीजिए, क्योंकि उसे ज़्यादा कई बार बात करने की आदत नहीं होती। उससे उतनी बात मत कीजिए जितना उसका साहित्य, जितना उसका लिखा हुआ पढ़िए। वो सच अपने लफ्ज़ों में पन्ने पे उतारता है। वो आपके सामने खामोश बैठ सकता है, लेकिन शायद अंदर कुछ और चल रहा हो। जो अंदर चल रहा होता है वो कागज़ पे होता है, बाहर तो एक चेहरा होता है जो आप देख रहे हो। मोहब्बत की नज़में हैं, पर मोहब्बत कोई छोटा विषय है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता मोहब्बत से बड़ा विषय आज तक कोई कभी खोज पाया है। मोहब्बत से बड़ा विषय कोई हो ही नहीं सकता। मोहब्बत से जरूरी और मोहब्बत से समकालीन कंटेम्परेरी विषय कोई और हो ही नहीं सकता। वो दौर आज का हो, वो दौर कल का था, या दौर आने वाले कल का हो। इसकी जरूरत हमें हमेशा रही है और हमें हमेशा रहेगी। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत एक लफ्ज नहीं है। लफ्ज इसलिए नहीं है कि वो अपने आप में एक शहर है। अब शहर घूमने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप वो फलां पॉइंट पे चले गए, ये देख लिया आपने, वो देख लिया आपने, ये शहर घूम लिया। एक होता है शहर की गलियों के साथ दोस्ताना करना, शहर के मोड़ों के साथ, शहर के सड़कों के साथ, शहर के दरख्तों के साथ, शहर के दरख्तों के गिरे हुए पत्तों के साथ अपना एक एहसास, अपनी एक बात करना।
तो मोहब्बत की ये नज़में जो आप तक रूसी भाषा में आई हैं, ये असल में हिंदुस्तान में किस तरह से मोहब्बत को देखा जा रहा है, या मेरी नज़र में किस तरह से देखा जा रहा है, मेरी नज़र से किस तरह से देखा जा रहा है, वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। मोहब्बत को मोहब्बत बनाए रखना और मोहब्बत को मोहब्बत की तरह पेश करना, और मोहब्बत को इस तरह से पेश करना कि वो बात किसी उम्र के दायरे में ना रहे। वो ऐसा ना हो कि ये बात तो 16 साल के बच्चे की है, ऐसा ना हो ये बात तो 26 साल का लड़का या लड़की कर रहे हैं। क्योंकि मोहब्बत का दायरा वसी है, तो जब मोहब्बत की बात हो, उम्र का दायरा भी वसी हो जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए ये मेरी बात है, ऐसा लगना चाहिए कि ये हर उस इंसान की बात है जिसने या तो कभी ना कभी मोहब्बत की है, या कभी ना कभी मोहब्बत के बारे में सोचा है, उसका नाम सुना है। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं, एरिया। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। वॉइस के नहीं किसी की वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। मैं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए। वो अपने वहम से कर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाए। वो मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके, मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके, ये भूल दिया था कहीं। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है, उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं, उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। वो अपने लहजे को अल्फाज से जुदा कर दे, या मेरी सोच को परवाज से जुदा कर दे जो हर उड़ान में उसकी तरफ ही जाती है। मैं अपने जज्बे को तरतीब से जुदा कर लूं, या अपने आप को तहजीब से जुदा कर लूं, ये बात मेरी समझ में तो कम ही आती है। ये खबर झूठ भी हो सकती है, ये खबर झूठ भी हो सकती है। मैं भला क्यों इसे सही मानूं जो मेरा दिल गवाही देता है। मेरा ख्याल है वही मानूं, हाँ मगर इस लम्हे खबर ये है, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह क्या बात। ये इस तरह की नज़में, इस तरह की नज़में आप क्योंकि दोनों ज़बानें जानते हैं, आप दुगना मजा ले सकते हैं इस किताब से। आप वहां पहुंच सकते हैं जहां शायद एक किताब पढ़ने वाले को पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूं कि भाषा, किसी भी भाषा में जब कोई कवि लिखता है, मैं खुद रूस के लेखकों का इतना बड़ा मुरीद रहा हूँ, आज मुझे आके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो सर्कल पूरा हो गया। वो गोरकी जब मैंने पढ़ा था, जब मैंने माँ पढ़ी थी, तो मैंने गोरकी के बारे में सोचा। मैंने दस्तोवस्की के बारे में जो पढ़ा, मैंने जब
रसूल हमजा तो मैंने खुद कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर मैं कहूँ तो 100-150 किताब उसकी मेरा दागिस्तान ख़रीद के अनुवाद मैंने अपने दोस्तों को दी कि ये होती है किताब। एक ही किताब लिखी उस इंसान ने, नसर में, प्रोज में एक ही किताब लिखी, और उस किताब को आप 2 पन्ने पढ़िए रसूल हमजा तो की किताब के, मेरा दागिस्तान के, और रख दीजिए, और फिर 20 दिन सोचिए कि उसने क्या लिखा। वो उस जमीन पे आके मैं अपनी नज़मों की बात करूं, ये हालांकि मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात भी है, लेकिन मैं बहुत डर भी रहा हूं कि मेरी चीजें उस जगह पहुंच रही हैं जहां दस्तवस्की हुआ है, जहां रसूल हमजा तो हुआ है, जहां गोरकी हुआ है। जब हम किसी जगह पे होते हैं, कई बार हम उस जगह पे नहीं भी होते, हम होकर भी नहीं होते। जैसे भीड़ में रह के कोई आदमी अकेला हो जाता है, जैसे किसी जगह होने के बावजूद आदमी वहां नहीं होता। तो ये इंसानी जज्बात हैं, ये जज्बे हैं, जब एहसास हैं, जो कोई महसूस करता है वो अपने तरीके से लिखता है, और आप उसको अपने तरीके से समझ के उसे अपना बना लेते हैं। कोई चीज़ आपको क्यों अच्छी लगती है? इसलिए नहीं अच्छी लगती चीज़ के लिखने वाले ने बहुत ख़ास तरीके से उस चीज़ को लिखा होता है। वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि समझने वाले ने उस चीज़ को ख़ास तरीके से समझा होता है, उस चीज़ को महसूस किया होता है। जब हम किसी चीज़ की कविता के साथ खासकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, तब वो हमें अपनी लगने लगती है। और कविता का काम सिर्फ यही है कि आईना हो जाए, जो भी उसको देखे उसे अपना चेहरा दिखाई दे उसमें। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। ये मैं लफ्ज का इस्तेमाल किस तरह से हो, बात कहाँ पहुंचे और कैसे वो अपनी बात लगने लगे, बस इतना सा काम है एक कवि का। एक गीतकार का काम दूसरा है। गीतकार जब एक गीत लिखता है, जैसे नज़्मों की बात करूं, मैं पहले यही बात खत्म कर लूं। जब एक कवि लिखता है, कवि खुद लिखता है, अपने लिए लिखता है, उस लम्हे कोई पाठक उसके सामने नहीं बैठा होता, वो खुद ही पाठक भी होता है, वो खुद ही आलोचक भी होता है। अगर आप बहुत अच्छे आलोचक नहीं हैं, अगर आप अपना लिखा हुआ काट नहीं सकते, तो आप एक अच्छे कवि नहीं हो सकते। आपको अपने लफ्ज़ों से प्यार होना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये उतनी ही ज़रूरी बात है जितना आपको अपने लफ्ज़ों से प्यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लिख दिया कुछ और आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको आप काट नहीं पाएंगे। और अगर कोई चीज़ कह रही है कि मुझे काट दो, इसका मतलब उस मोमेंट पे, उस लम्हे वो चीज़ आपको अच्छी लगी थी, लेकिन वक्त के साथ उस चीज़ ने अपना रंग छोड़ दिया, वो किसी और रंग की हो गई, जिस रंग की आप चाहते थे उस रंग की रही नहीं, तो फिर वो एक कवि के किस काम की, छोड़ देना चाहिए फिर उसको। क्योंकि एक रीराइट करना चीज़ों को और जिंदा चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है।
मेरे हिसाब से वो गीत हो, नज़में हो, जिंदा हो। सवाल ये है कि जिंदा नज़म या जिंदा शेर क्या होता है? जिंदा शेर वो होता है जिस पे वक्त की धूल नहीं पड़ती, जो अभी आज जितना आपको मुकम्मल लग रहा है उतना ही मुकम्मल 10 साल बाद भी लगे, उतना ही मुकम्मल 50 साल बाद भी लगे। एक नज़म और आपको इसी किताब की बता देता हूं, वो इसलिए कि आप किताब पढ़ें, आप आएं इस किताब की तरफ, अपने पास रखें, अपने दोस्तों को तोहफा दें इस किताब का। किताब से बेहतर तोहफा कोई नहीं होता, गुलाब भी नहीं होता। गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहां रहे तुम इतने दिन? गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहां रहे तुम इतने दिन? निम्मों की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन गिन। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में हारी हारी, खुद से खुद ही गई वो छिन। कहां रहे तुम इतने दिन? एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल मैं। पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई? मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वही खड़ा था। मुझको वो पहचान ना पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे चढ़ती थी। चली गई वो अब लेकिन, मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था, कहां रहे तुम इतने दिन? निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, यहां पे नज़म है। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, जिसको मेरे बिन रोना था। एक दिन पक्का होना था, अच्छा हुआ कि पक्की हो गई। गांव में चलो तरक्की हो गई, हां पर मेरी निम्मो खो गई। ये एक माहौल में लिखी हुई नज़म, जहां जब मैंने कहा कि जब सामने आपके कोई ना आलोचक होता है, ना कोई अनुवादक होता है, ना कोई पाठक होता है, एक ख्याल होता है जो आपको सोने नहीं देता, एक ख्याल होता है जो अच्छे खाने को भी कई बार दरकिनार कर देता है, आपको बेचैन कर देता है। जब तक वो ख्याल कागज पे उतरता नहीं, तब तक आप परेशान रहते हैं। सब पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, आपको खुद नहीं पता होता कि क्या हुआ। आपको नहीं पता होता क्या हुआ, क्योंकि उस ख्याल ने कोई शेप नहीं ली होती, उसका कोई चेहरा मोहरा नहीं बना होता। अब किसी चीज का जब चेहरा मोहरा ही नहीं बना, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? आपको भी नहीं पता होता। ये शायर का काम होता है, तन्हाई का काम होता है, अकेलेपन का काम होता है। शायर अक्सर अकेला होता है और एक गीतकार होता है। गीतकार वो होता है जो अक्सर भीड़ से घिरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसे लोगों के दिलों तक पहुंचना होता है। उसके बावजूद उसे किसी और के लिए लिखना होता है, और उसे पता होता है मैं किसके लिए लिख रहा हूं। और इसके बावजूद उसके परीक्षाएं उसकी खत्म नहीं होती हैं। एक गीतकार की हर कदम पे एक नया सवाल, हर दिन हर घंटे में एक नई बात, एक नया टेस्ट उसको देना होता है। एक फिल्म होती है, आप सब जानते हैं, फिल्म में कुछ गीत होते हैं। गीत जब बनाए जाते हैं फिल्म की कहानी के अनुसार, तो आपको सबसे पहले तो ये कि आप इंडिपेंडेंटली गीत नहीं लिख सकते। आपको एक धुन होती है जो दी जाती है, उस धुन को देने के बाद आपको उस धुन के हिसाब से गीत बनाना पड़ता है। उस गीत की पहले आपके पास धुन,
कंपोजिशन आपके पास पहले आ चुकी है गीत की, जिस पे आपको लिखना है। दूसरा, वो स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन। आप लोगों ने हवाएं अभी हमने सुना, इतना अच्छा इन्होंने गाया, और बहुत सारे गाने गाए। ओके, अब क्या है, अब सिचुएशन है, दो लोग हैं, वो कुछ देर में बिछड़ने वाले हैं। उसको क्या कहना है? उसको यही कहना है कि ले जाएं जाने कहां हवाएं, ये बात करनी है उसे। अब उसने दूसरा, पहला टेस्ट उसने धुन पे लिखने का पास किया, दूसरा टेस्ट उसने वो पास किया कि उसने सिचुएशन पे लिखा, तीसरा टेस्ट ये हुआ उसका कि कई बार ऐसा होता है कि जिस एक्टर के लिए वो गाना लिखा जा रहा है, वो उसको गाना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि वो पूरी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसके बारे में एक्ट कर पाए। चौथा ये होता है, जो सबसे मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी चीज़ होती है, पर बहुत ज़रूरी चीज़ भी होती है उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर ज़रूरी होती है। ये गाना चलेगा, लोग सुनेंगे, म्यूज़िक कंपनी देखती है ये गाना पसंद आएगा, और फिर पांचवी बात, जो सबसे मुश्किल बात होती है, हर गाना लिखने के बाद मैं ये सोचता हूँ, क्या इसमें थोड़ा सा इरशाद कामिल है? उस थोड़े से इरशाद कामिल को बचाए रखने की कोशिश का काम करता हूँ मैं सिर्फ गाना लिखते हुए। अभी इन्होंने गाना सुनाया, आज दिनचर्या तेरे रंग वर्गा। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये पिक्चर जो लव आजकल थी, ये पिक्चर बन चुकी थी। पिक्चर का पहला फर्स्ट कट देखने के लिए मुझे और म्यूजिक डायरेक्टर जो इस पिक्चर के हैं प्रीतम, और डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के इम्तियाज अलीम, हमारे दोस्त दोनों, तो हमें बुलाया गया कि देखिए ये फर्स्ट कट बन गया पिक्चर का, देखिए कैसी लगी पिक्चर। हमने देखी पिक्चर देखने के बाद हमें लगा कि यार ये जब पुराने वाला लड़का है मिलने के लिए जाता है, इसकी मोहब्बत एस्टेब्लिश नहीं हो रही है यार, इसको कुछ कहना चाहिए। वो कहता मेरे पास सीन नहीं है यार, मेरे पास लेंथ नहीं है, पिक्चर को लंबा नहीं करना चाहता। मैंने कहा ठीक है, हम एक गाना बना लेते हैं, गाना बना लगाएंगे इसकी जर्नी के ऊपर। और इम्तियाज जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर होता है, वो कहता है यार पूरी पिक्चर बनी हुई है, एडिट हो चुका है पिक्चर का, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 2 घंटे 20 मिनट की प्रॉपर पिक्चर, उसके बाद हम कैसे काम करेंगे आप इसके ऊपर? मैंने कहा करते हैं। कहते करना है तो फिर ऐसा करना, क्योंकि वो वाला जो टाइम है वो 70s की इरा है जो मैं दिखा रहा हूँ, तो उसमें से कुछ झलक आनी चाहिए 70s की इरा की। अब 70s की इरा की झलक लाने के लिए आप पहली बात तो एक भाषा के साथ एक खेल कर सकते हैं, लेकिन भाषा के साथ खेल सबको समझ में आना आए ये जरूरी नहीं है। तो वो 6 लफ्ज, आज दिनचर्या तेरे रंग वर्गा, शिव कुमार बटालवी साहब की वाइफ जो थी अरुणा जी, उनसे बात हुई कि ये 6 लफ्ज दे दो। वो 70 के ज़माने के वो सरदार हैं, क्योंकि जो हमारा हीरो है सबसे मशहूर कवि वही हुए हैं पंजाब में, तो उनके 6 लफ्ज लेके मैं आगे गाना लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा 6 लफ्ज तो तुझे मैं दे दूंगी, ले जा, लेकिन गाना लिखने के बाद मुझे बता ना, शिव की इज्जत ना कम हो जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अब धुन आ गई, धुन आने के बाद वो चलिए वो थोड़ा 70s का जिसे कहते हैं एक जरा सी झलक दिखाने के लिए वो 6 लफ्ज भी आ गए। अब उसके बाद पूरा गाना आपको लिखना है, तो लिखें क्या? आपने निभाना किसको है? पंजाबी के शेक्सपियर को। आपने निभाना है पंजाबी के शेक्सपियर को निभाना है। मतलब आपने गोरकी के बराबर की कहानी लिखनी है, यूजीन ओनील के बराबर का नाटक लिखना है आपने आगे, 2 सीन उसके लेके या 1 सीन उसका लेके। तो खैर ऐसा करते हैं, मैंने कहा दुआ लिखते हैं, गाना नहीं लिखते हैं, दुआ लिखते हैं, क्योंकि दुआ का दिल से असर होता है, मोहब्बत का भी दिल से ही असर होता है। और इसको इस तरह से रिलेशनशिप में, जैसे इन्होंने कहा, मुझे बड़ी अच्छी वो लाइनें इन्होंने कहा लगी, और मैं आपको पसंद करने लगा, आपके गाने सुनने लगा। अब मैंने क्यों कहा मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली।
इसलिए क्योंकि हम में से हम सब का जिस तरह से अपनी माँ के साथ एक बड़ा जाती रिलेशन होता है, संबंध बड़ा जाती होता है। अपनी माँ के साथ कभी हम नाराज भी हो जाते हैं, कभी हम लड़ भी लेते हैं, कभी उसको प्यार भी जता देते हैं बहुत सारा, कभी हम रूठ के भी बैठ जाते हैं, वो फिर मना लेती है हमें। इसी तरह से खुदा के साथ भी हमारा बड़ा जाती रिलेशन होता है, वो मैकेनिकल नहीं होता, वो भी उसी तरह का होता है जहां आप उसको कह सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसको अच्छा लगता है मेरे ख्याल से वो अपनापन। इसलिए मैंने कहा कि मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। तुम्हारी जन्नत बहुत बड़ी चीज है, वो आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। मैं जन्नत नहीं मांग रहा हूं, मैं तो यार एक लड़की मांग रहा हूं, वो तो दे दो। तो ये गाना पिक्चर बनने के बाद गाना उसके साथ लगा पिक्चर का, और इस पे मुझे पहला फिल्म फेयर भी मिला। तो वो तो ये कहानियां उस तरह की। अब जैसे एक मेरा और गाना था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उन फिल्मों से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप फिल्में यहाँ रूस में हिंदुस्तानी फिल्मों का एक बहुत पसंद किया जाता है, एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है उसकी। एक और मेरा गाना हाल फिर पिछले दिनों मशहूर हुआ था, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो गाने में, और वो भी इसी तरह से हुआ। हमने अगर तुम साथ हो की जगह एक गाना बना दिया, गाना डायरेक्टर ने शूट कर लिया। गाना शूट करने के बाद जब वो गाना हमने देखा, क्योंकि गाना वो बैकग्राउंड था, लिप सिंक नहीं था, तो हमने देखा कि जो ये शूटिंग हुई है गाने की, ये तो बहुत ही कमाल की हुई है यार। और हमारा गाना तो इसके मुकाबले में कहीं ठहर ही नहीं रहा जहाँ पे जो हमने बनाया है। तो रहमान साहब ने कहा चलिए फिर गाना बनाते हैं। हमने उस पर दोबारा गाना बनाया, नहीं पसंद आया खुद को ही। दूसरा बनाया, नहीं पसंद आया। तीसरा चौथा बनाया, नहीं पसंद आया। ऐसा नहीं वो गाने खराब थे, पर शायद हम जहां पहुंचना चाहते थे वो उस जगह के गाने नहीं थे। और जैसे मैं जो छोड़ा, मैं उसकी 2 लाइनें आपको बताता हूं, आपको लगेगा कि अब उसी सिचुएशन का, अगर आपने पिक्चर देखी हो, अगर तुम साथ हो गाने सिचुएशन में। अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, अब तेरे प्यार की कुछ जरूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। ये हमने लिखने के बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर तुम साथ हो गाना बना, तो हमें लगा कि ये गाना असल में गाना है जो इस सिचुएशन में जाएगा, जो इस सिचुएशन में सही इम्पैक्ट लेके आएगा। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की, होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो वो एहसास, वो बात अब आई थी। इस तरह से जो एक कवि होता है वो एक अलग चीज होता है, जो एक गीतकार होता है वो अलग चीज होता है। ये मैं आपको जो 2 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा था, वो यही बताने के लिए कि कैसे कवि अपने आप में आजाद होता है और गीतकार कैसे अपने आता है, कैसे अकेला होता है। गीतकार कैसे लोगों के साथ घिरा रहता है, लेकिन दोनों ही जगह अपने आप को बचाना होता है। उसे थोड़ा सा इरशाद कामिल, आटे में नमक बराबर। चलते चलते एक मख्ते के साथ एक शेर आपको सुनाता चलता हूँ, उसके बाद आपसे विदा लेता हूँ कि वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है। इसलिए मुझे ये याद आई बात कि जब आप किसी को टूट के मोहब्बत करते हैं तो आप उसके हाथ में अपनी एक कमजोरी दे देते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि यार आप लोगों से ही रूस में आने के बाद मुझे जो आपसे मोहब्बत मिली है, मुझे 2 दिन बाद चले जाना है, मतलब बस ये खेल इतना था, ये खेल इतना ना रहे।
ये खेल थोड़ा और बड़ा हो और बेहतर हो। तो उस ख्यालों में घिरा हुआ मुझे लगा कि ये मैं बात आपको ज़रूर सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, और फिर पंख भी पत्थर के वो कर देता है। बहुत